मानवी अपनी सास हिमा के साथ रहती है। एक दिन जब मानवी की दूर रहने वाली सहेली वर्षा उससे मिलने आती है, तभी वो हिमा को देखकर चकित हो जाती है। अरे बाप रे, मानवी, ये तेरी सास है? हाँ वर्षा, लेकिन क्यों? अरे दिखने में तो ये एकदम तेरी बड़ी बहन के जैसी लगती है। आंटी, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन इस उम्र में आप इतनी जवान कैसे दिख सकती हो? और तो और आपके ये स्टाइलिश कपड़े, वाह वाह वाह। अरे तुम तो बड़ी अजीब हो, तारीफ भी कर रही हो और आंटी भी कह रही हो। हद होती है। ओह सॉरी, हाँ, आप आंटी नहीं, बल्कि आप तो हमसे भी ज्यादा सुंदर लगती हो। थैंक यू। वैसे तुम तो मुझे आज देख रही हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तब मैं उस जमाने की सारी हीरोइन से ज्यादा सुंदर दिखती थी। अरे मुझे तो कई फिल्में भी ऑफर हुई थी। क्या बात है! लेकिन माँ जी, ये बात तो आपने मुझे कभी नहीं बताई। अरे तुझ जैसी नालायक से मैं इस बारे में बात ही क्यों करूं? तू तो बस मेरे कपड़ों को लेकर मुझे ताने देती रहती है कि माँ जी आप ये मत पहनो और वो मत पहनो। अरे भाई मेरी मर्जी, जल कुकड़ी कही की। ओफो माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अब आप इस उम्र में इतने मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनती हो तो लोग नाम रखते हैं ना। अरे मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोग मुझसे जलते हैं, इसीलिए नाम रखते हैं। अरे छोड़िए ना ये सब, मुझे तो आपके साथ एक सेल्फी क्लिक करना है। आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख ले मानवी, तुझसे ज्यादा अकल तेरी सहेली में है। हे भगवान, ये वर्षा भी ना एक नंबर की बेवकूफ है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से मानवी के पति जतिन और ससुर विनोद का बिजनेस लॉस में चला जाता है। क्या? हमेशा के लिए गांव जाना होगा? हाँ हेमा, हमारा बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है और अब कोई रास्ता नहीं बचा जहां से सब ठीक हो जाए। ओह गॉड, हमें ये घर भी बेचना होगा और 2 से 3 दिन में गांव के लिए भी रवाना होना पड़ेगा। हाँ हेमा, अब गांव में हमारा घर है, माँ है, इसलिए मैंने यही अंतिम फैसला लिया है। अरे ये सब क्या हो गया? मुझे ये शहर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन माँ जी, अब हालात ही ऐसे हैं, तो हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? अब सबको ना चाहकर भी गांव जाने की तैयारी करनी ही पड़ती है। देखो, तुम दोनों तैयारी करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखना कि गांव में कोई भी मॉडर्न कपड़े मत पहनना। शहर में मैंने तुम दोनों को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए आज तक कभी भी रोक टोक नहीं की, पर वो गांव है तो वहां के लोग हमें सुना सकते हैं, और तो और वहां पर मेरी माँ भी होगी। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैंने कोई मॉडर्न कपड़े नहीं लिए हैं। मैं वहां पर कुर्ती साड़ी या ढंग के कपड़े ही पहनूंगी और मेरे कारण आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं चलेगा? अब मैं इतने सालों में शहर में रहते हुए मॉडर्न कपड़े पहनती आ रही हूँ, तो अब अचानक से मैं नॉर्मल कपड़े कैसे पहनूं? हे भगवान! देखो हेमा, मानवी तुमसे कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी उसमें समझ है, लेकिन तुम में नहीं। अब हम वहां पर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये सब करना ही होगा। अरे मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि वहां जाकर रोज साड़ी पहनकर रहो, लेकिन साड़ी के अलावा भी कई सारे ढंग के कपड़े होते हैं, और वो सब अगर तुम्हें नहीं पता तो अपनी बहू से पूछ लो। अब हेमा को बेमान ही सही, पर कुर्ती पहनकर गांव जाना ही पड़ता है, और हेमा की सास सरला को उस कुर्ती में देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह हेमा, तुझे इस तरह कुर्ती में देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया माँ जी, वरना जब भी मैं तुझे वीडियो कॉल करती हूँ तब तू उस अभद्र कपड़ों में रहती है और उसे देखकर मेरा माथा घूम जाता है। लेकिन अब देख, इन कपड़ों में तो कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे ही कपड़े पहनना। वैसे माँ, मुझे माफ कर दीजिए, शहर में अपना बसा बसाया घर बेचकर मैं यहाँ पर हारा हुआ लौटा हूँ आपके पास, इस उम्र में आपके कंधे पर बोझ बनकर।
अरे पागल है क्या तू? हार जीत तो जीवन भर चलती ही रहती है। और रही बात बोझ बनने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में हमारे 2 घर हैं, किराया आता है, और वो घर तूने ही बनाए हैं। और अब जतिन और तू फिर से मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर दे गांव में। वैसे भी शहर में रहकर तुझे बहुत तजुर्बा आया होगा। वो तो है माँ, और धन्यवाद जो हमेशा की तरह अपनी पॉजिटिव बातों से मुझे आपने फिर से एक बार प्रोत्साहित किया है। फिर अगले दिन हेमा मॉडर्न कपड़े पहनकर आती है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये सब क्या है हेमा? मुझे लगा कि तू सुधर चुकी है, लेकिन नहीं। अरे मेरी ही गलतफहमी थी। तू तो वो कुतिया है जिसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मानवी को ही देख लो, बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना फर्ज निभाया और मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर सिंपल कपड़े पहने हैं। लेकिन तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि हर जगह मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए सही नहीं होती, और गाँव तो बिल्कुल भी नहीं। अरे अब एक दिन पहन ली ना मैंने कुर्ती, लेकिन मैं अब और नहीं पहन सकती। मुझे तो इन मॉडर्न कपड़ों में ही अच्छा लगता है, और आप लोग मुझ पर ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं किसी की नहीं सुनने वाली। क्या? इतना कहकर हिमा बाहर चली जाती है और सब अपना सर पकड़े रह जाते हैं। फिर एक दिन, अरे कहाँ रह गई है माँ तू? जल्दी से तैयार हो जा, हमें बाजार जाना है। देख, मेरी पोता बहू तो तुझसे पहले ही तैयार हो गई है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। फिर हेमा अपने कमरे से बाहर आती है। तब उसे देखकर सरला और मानवी हैरान हो जाती हैं। अरे बाप रे माँ जी, गांव में आप ये इतने छोटे कपड़े पहनकर चलोगी क्या? हाँ बिल्कुल। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे जो पसंद है मैं वही पहनूंगी। अरे निकम्मी बेशरम औरत, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? अगर गांव में तू हमारे साथ ये कपड़े पहनकर चलेगी तो लोग मुझे ही ताने देंगे। हाँ तो देने दो ना, आप भी तो मुझे कितनी ताने देती हो। तो वो ताने वापस आपके पास लौट कर आए तो क्या ही बुराई है इसमें? अरे अब तो तू सास बन चुकी है, फिर भी कितनी निर्लज्ज है। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? देखिए माँ जी, किसी व्यक्ति के कपड़े से उसका किरदार नहीं दर्शाते, बल्कि उसका स्वभाव ही उसका किरदार दर्शाता है। अरे ये तो मैं भी जानती हूँ, पर मंदिर में जैसे अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर जाना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही गांव में भी ढंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। देख बहू, यहाँ पर कोई भी ऐसे अभद्र कपड़े नहीं पहनता। जिसे जो सोचना है सोचे, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाली। तो फिर तू यहीं पर रह, मैं मानवी के साथ ही जाऊंगी। तुझे मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ आपके साथ बाहर आने के लिए। सरला अब मानवी को लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हेमा अकेली ही बाहर चली जाती है। और गांव में हेमा को मॉडर्न और छोटे कपड़ों में देखकर सभी औरतें चौंक जाती हैं। और फिर वो औरतें सरला के पास जाकर उसे सुनाने लगती हैं। हे भगवान, अरे सरला, तेरी बहू तो 50 की उम्र में भी कितने छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। तू कुछ समझाती नहीं क्या उसे? वही तो, अरे एकदम शान से घूमती है वो गांव में। उल्टा हमें ही उसे देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है, माना कि वो शहर से है। लेकिन ये तो गांव है ना, तो उसे इस बात को समझना चाहिए। अब क्या बताऊं बहनों, उसे समझा समझा कर मैं परेशान हो गई हूं। लेकिन वो औरत तो एकदम ढीठ है। अरे उससे अच्छी तो तेरी पोता बहू है, हर वक्त तेरे साथ रहती है, और कपड़े भी कितने सभ्य पहनती है वो। सो तो है, ना जाने कौन सी मनोज गढ़ी थी वो। जब मैंने अपने विनोद की शादी उस हेमा से कराई थी, जब से गांव आई है तब से मेरा जीना दुश्वार करके रखा है उसने। घर वाले हेमा को बहुत सुनाते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। फिर एक रात जब वो गांव में टहल रही होती है, तभी एक आदमी उसे देखकर छेड़ने लगता है। अरे वाह भाभी जी, आप तो एकदम लल्लन टाप लग रही हो। इस उम्र में भी एकदम एटम बम के जैसा फिगर है आपका, और आपके ये कपड़े,
उनका तो कोई जवाब नहीं। कौन हो तुम? जरा तमीज से बात करो, वरना वरना क्या कर लोगी? अरे भाभी जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जरा प्यार से बात कीजिए ना, उससे ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, प्लीज डार्लिंग। तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, अभी तेरी चटनी बनाती हूं मैं। फिर हेमा उस आदमी को मारने लगती है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और घर आने के बाद वो ये सारी बातें विनोद को बताती है। कौन था वो कमीना? जल्दी से बताओ मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना मत चिल्लाओ, मैंने उसकी अच्छे से कुटाई की है। और तुम फिक्र मत करो, अगली बार वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो तो ठीक है हेमा, लेकिन इसीलिए हम तुम्हें कहते रहते हैं कि ये गांव है और यहाँ पर मॉडर्न कपड़े मत पहनो। अरे बस विनोद, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। ये हादसा तो मेरे साथ शहर में भी हो सकता था। जरा अपनी दबी हुई सोच को बदलो। अरे मेरी सोच तो तुमसे आगे की है, लेकिन हर चीज करने की एक जगह होती है। अरे तुम तो बस खुद की नजरों में ही सही हो, लेकिन हमारी नजरों से देखो तो पता चलेगा तुम्हें कि तुम कितना गलत कर रही हो। हेमा को विनोद की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली लड़की हेमा के पास आती है। अरे हेमा काकी, आप तो इन कपड़ों में एकदम कमाल की लगती हो। शुक्रिया बेटा, वैसे मुझे भी आपके जैसे मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे पहनने ही नहीं देती। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। अरे निराश मत हो बेटा, मेरे पास एक्स्ट्रा के कपड़े हैं और मेरी साइज और तुम्हारी साइज तो लगभग एक बराबर ही है। तो तुम मेरे कपड़े ले लो और चुपके से कॉलेज में पहन कर जाओ। अरे वाह, सच में? हाँ हाँ सच में। और अपने परिवार वालों से मत डरो, और तुम्हें जो कपड़े पहनना पसंद है वही कपड़े पहनो। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओफो, अरे क्या तुम भी? काकी होगी तुम्हारी अम्मा। तुम मुझे हेमा कहकर ही पुकारो, क्योंकि मैं तो अभी जवान हूं। ओह, माफ करना हेमा। अब हेमा उस लड़की को अपने मॉडर्न कपड़े देती है, जिन्हें वो चुप चुप कर पहनती है। फिर एक रात गांव में सरपंच के घर शादी होती है और उसमें सभी गांव वासियों को न्योता दिया जाता है। और वहां पर हेमा स्टाइलिश कपड़े पहनकर आती है और खूब शराब पीती है। मुझे पीनी है, मुझे पीने दो, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। हे भगवान, हेमा, माँ जी तो पीकर एकदम टल्ली हो गई है। अब क्या करे? शराब के नशे में हेमा खूब नाच गाना करती है और हर कोई ये तमाशा देखते ही रह जाता है। फिर अगले दिन सरपंच खुद उनके घर आता है। देखिए सरला काकी, अब आप अपने परिवार को लेकर इस गांव से चली जाइए, वो भी आज के आज है। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। क्या? हाँ सरला काकी, कल रात को आपकी ये 50 साल की बहू पूरे गांव के सामने आकर नाच गाना कर रही थी, वो भी इतने अभद्र कपड़े पहनकर। छी 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 छी। अरे लड़के वाले कितना गुस्सा हो गए थे। वो तो अच्छा है कि मेरी बीवी ने उन्हें मना लिया, वरना मेरी बेटी की शादी तो होते होते टूट जाती। पर सरपंच जी, मैंने किसी का खून थोड़ी ना किया है, जो आप इतना बोल रहे हैं मुझे। देखिए बहन जी, मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, चले जाइए यहां से। यह आपका शहर नहीं है, मेरा गांव है, और यहाँ पर यह सब नौटंकी नहीं चलती। और अगर आपको यहाँ पर रहना है तो ढंग के कपड़े पहनकर रहना पड़ता है। सरपंच साहब, ऐसा मत कीजिए। हेमा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक पहली और आखिरी बार मौका दीजिए। हेमा फिर से ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनेगी। हाँ बेटा, माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दो? आपकी बहू के कारण तो जवान लड़कियां भी मॉडर्न कपड़े पहन रही है। आपकी पड़ोस की रंजना को हेमा जी ने अपने मॉडर्न कपड़े दिए हैं। उसकी माँ ने ही मुझसे ये शिकायत की है।
अरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। और हमारे गांव की भी इज्जत है, संस्कृति है, और आप लोगों के कारण वो सब बिगड़ रहा है। इसीलिए निकल जाइए यहाँ से। माफ कीजिए सरपंच जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं इसे मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना छोड़ दूंगी, लेकिन हमें गांव से जाने के लिए मत कहिए। हम लोग तो शहर से यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आए हैं, और मेरे पति और बेटा नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से और कहीं नहीं जा सकते। हाँ बेटा, हम लोग बहुत संकट में हैं और आगे और नहीं चाहते, इसलिए भगवान के लिए एक और मौका दे दो। हाँ सरपंच जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ठीक है, आपका परिवार भले लोगों से भरा हुआ है और हेमा जी भी माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार रही है, इसलिए मैं आप लोगों को पहला और आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। पर अगर आपने फिर से ऐसे अभद्र कपड़े पहने तो सही नहीं होगा और आपको ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन के बाद से हेमा मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है और वो ढंग के कपड़े पहनती है। ये देखिए माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए मैंने सबके लिए सूजी का हलवा बनाया है, वो भी एकदम अलग अंदाज में। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। हे भगवान, ये तूने क्या बना दिया बहू? क्यों माँ जी, आपको ये हलवा पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, इस घर में सबकी पसंद अलग अलग है, इसलिए अगली बार जब तू खाना बनाने के लिए जाए उससे पहले सबसे पूछ कर जाया कर। फिर उस वक्त वो हलवा सभी खा लेते हैं, लेकिन बाद में मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आज कौन सी सब्जी बनाऊं? मैं मलाई कोफ्ते खाना चाहती हूँ और मुझे पनीर टिक्का मसाला। मैं तो पनीर रोल और पुदीने की चटनी खाऊंगा। और मुझे तो पनीर का सैंडविच खाना है, एकदम टेस्टी बनाना भाभी। क्या आप चारों की अलग अलग फरमाइश है? अब एक साथ में 4 अलग अलग पदार्थ कैसे बना सकती हूँ? और ज्यादातर इसमें तो पनीर ही है। हाँ भाभी, हमारा पूरा परिवार पनीर का शौकीन है। अच्छा, ऐसा है क्या? पहली बार तो मेघना कुछ भी नहीं बोलती और उसे सबके लिए अलग अलग पदार्थ बनाने ही पड़ते हैं। फिर एक दिन मेघना बहुत ही कमाल का शाही पनीर बनाती है और उसे खाकर घर के सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह बहू, क्या लाजवाब शाही पनीर बनाया है तूने। इसे तो तू अब हर हफ्ते बनाया कर। सच में बहू, मजा ही आ गया। वाकई में बहू, तुम्हारे हाथों में अलग ही जादू है। अरे आपके कहने का क्या मतलब है जी? मेरे हाथों में क्या मेल थी क्या फिर? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बहू की। अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। फिर शाम में जब मेघना चाय बनाती है तभी, अरे बहू, जरा पनीर के पकोड़े भी बना दे, और वो पनीर के पॉपकॉर्न होते हैं ना, वो भी बना दे। और भाभी, कल मुझे पुलाव बनाकर देना टिफिन में, और उसमें ढेर सारे फ्राइड पनीर के टुकड़े भी डालना, बहुत मजेदार लगता है। ठीक है रिया, मैं दे दूंगी। इस तरह मेघना के ससुराल वाले उसे किसी भी पदार्थ में बस पनीर ही डालने के लिए कहते हैं, जिस कारण वो पूरी तरह परेशान होने लगती है। इस घर में तो रोज रोज बस पनीर ही बनता है, लेकिन आज इतने दिनों बाद मैं सुकून से बैठकर अपना पसंदीदा पिज्जा खाऊंगी, जो बहुत ही अलग होगा। लेकिन तभी वहां पर सुप्रिया आ जाती है। क्या बात है बहू, आज अपने लिए तूने छुप छुप कर पिज्जा बना लिया? नहीं माँ जी, बस मन किया तो बना लिया। सही है, अब चल मुझे भी दे दे ये पिज्जा, और मेरे वाले में थोड़ा पनीर मिला देना ताकि उसका स्वाद और बढ़ सके। पर माँ जी, मैं बाहर हॉल में जा रही हूँ, तू वहीं पर ला कर दे मुझे। नालायक बुढ़िया, मन तो ऐसे करता है कि इसके पनीर में जहर मिलाकर सबका एक बार में ही काम तमाम कर दूं। इन सब ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, और खास करके मेरे इस भुक्कड़ सास ने। फिर एक दिन, आज तो मजा आएगा, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसका मतलब तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। क्या मेहमान?
हाँ बहू, इसीलिए आज तुझे ढेरों पकवान बनाने हैं। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो मैं जल्दी उठकर सारा काम कर देती ना। अरे बेवकूफ लड़की, कहाँ तू मरे जा रही है? एकदम सही सलामत तो है। एक काम कर, आज की अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दे और कल परसों चली जाना वहां पर, क्योंकि आज मेहमानों के लिए खाना तो तुझे ही बनाना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मेघना रसोई में चली जाती है और गुस्से में आकर वो सारा खाना बनाने लगती है। कितने निर्दयी ससुराल वाले मिले हैं मुझे। इन्हें तो बस खाने को चाहिए, बाकी इन्हें इंसान का दुख और तकलीफें दिखाई भी नहीं देती। मुझे तो बस इन्होंने मशीन ही समझ के रखा है। सुबह शाम बस इन्हें ठूसने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर दिया करो। मेहमानों के लिए बनने वाले खानों में आधे पदार्थ तो पनीर के ही होते हैं। फिर एक दिन जब मेघना अपने मायके चली जाती है, तभी वहां पर उसकी माँ उसके लिए ढेर सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। ये सारे अलग अलग तरह के पकवान देखने के लिए मेरी आंखें तो तरस गई थी माँ, वरना वहां मेरे ससुराल में मुझे तो बस दिन रात सुबह शाम पनीर ही बनाना पड़ता है। बेचारी मेरी बच्ची। अरे क्या बेचारी माँ, इन सब में आपका और पापा का ही दोष है। आप दोनों ने ही मेरा रिश्ता उस घर में जोड़ा है। अब देखिए आपकी इस फूल सी बेटी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं वहां पर। अरे अब हमें क्या पता था बेटा कि तेरे ससुराल वाले इतने भुक्कड़ और बेशर्म है। देखो माँ, अब जब जब मुझे अलग और स्वादिष्ट खाना खाने का मन करेगा तब मैं आपके ही पास आऊंगी, और आपको मुझे जो चाहिए वो सब बना कर देना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जब जो भी खाना हो तब तू वो फरमाइश कर देना। तेरी ये माँ तेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा। फिर उस दिन मेघना लंबे समय के बाद पनीर के सिवा कुछ अलग खाती है, जिस कारण उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर एक रोज, अरे मेघना, आज मेरा छुट्टी का दिन है, इसीलिए तुम आज बढ़िया सा शाही पनीर बना दो, और मेरे लिए पनीर की भुर्जी और गर्मा गर्म घी वाले फुलके। हे भगवान, आप सब कितना पनीर खाते हो। किसी भी चीज का इतना सेवन करना घातक भी हो सकता है। गैस, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की दिक्कतें हो सकती हैं, खास करके आपको और पापा जी को। अरे वो सब छोड़ दे, एक ही तो जिंदगी है, अब उसमें भी इतना परहेज करे क्या? पर माँ जी, ना सिर्फ सेहत के हिसाब से लेकिन पैसों के हिसाब से भी रोजाना पनीर खाना सही नहीं होता है। हमारे रोजमर्रा के खर्चे कितने होते हैं, ऊपर से नए फ्रिज और टीवी का ईएमआई भी चालू है, और पनीर तो कितना महंगा मिलता है, पूरा का पूरा बजट ही बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब लोग ये पनीर का पागलपन छोड़ दीजिए। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पनीर खाए बिना हमारा खाना हजम ही नहीं होगा बहू, और तू तो उसे ना खाने की बात कर रही है। तो फिर मैं क्या बोलूं माँ जी? अरे आपको क्या है, घर तो मुझे चलाना पड़ता है, घर के सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। आपका बेटा तो मेरे हाथ में एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं थमाता। अरे अगर इतना ही है तो तू बाजार से पनीर क्यों लाती है? घर में ही बनाया करना उसे। क्यों इतना नाटक कर रही है? क्या कहा? घर पर? लेकिन माँ जी, घर पर बनाओ या बाहर से लाओ, एक ही बात हो गई ना। पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और दूध के दाम कम थोड़ी ना है। दूध भी तो कितना महंगा आता है, ऊपर से दूध को उबालने के लिए गैस भी कितना जाएगा। ये बात भी तो सोचिए ना आप। अरे हद है बहू, तुझे ना तो बाहर से पनीर लाना है और ना ही घर पर बनाना है। आखिर चाहती क्या है तू? ठीक है माँ जी, अब आप तो सुनने या मानने वालों में से नहीं हो। मैं घर पर ही बना देती हूँ पनीर। जा अब जल्दी से दूध लाकर बना दे, नहीं तो बस नखरे करने आते हैं इसे। फिर मेघना अपना सारा दुख माँ को कॉल करके बताती है। अरे माँ, इन लोगों ने तो मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ के रखा है। अरे पक गई हूँ मैं यहाँ पर। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा पनीर खा खा कर ये लोग भी एक ना एक दिन पनीर ही बन जाएंगे।
अरे इतना खाना तो शैतान भी नहीं खाता होगा जितना कि तेरे ससुराल वाले खाते हैं। और पनीर क्या अच्छी चीज है क्या? और उसे ज्यादा मात्रा में खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और नहीं तो क्या, लेकिन इन लोगों को अगर समझाने चाहो ना तो ये लोग उल्टा मुझे ही सुना देंगे। खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं ये सब। तू अब एक काम कर बेटा, अब से तू घर के पनीर में जो जो खाना बनाएगी उसका स्वाद पहले से थोड़ा खराब ही रखना, ताकि जब भी कोई ये बोले कि ये पदार्थ थोड़ा कम स्वादिष्ट बना है तो तू सारा कसूर घर के बनाए पनीर पर डाल दे। और फिर इस तरह वो लोग ना तो घर का पनीर खा पाएंगे और ना ही महंगाई के कारण बाहर से पनीर मंगवा पाएंगे। हाँ माँ, ये सुझाव आपका बहुत बढ़िया है। तो अब तो मैं यही करूंगी। फिर उस दिन से मेघना जो भी बनाती है उसमें कुछ ना कुछ कमी ही छोड़ देती है, जिस कारण घर वाले अब उसके खाने में कमियां निकालने लगते हैं। ओफो भाभी, आज का बटर पनीर तो एकदम अजीब ही स्वाद दे रहा है। हाँ बहू, अरे क्या हुआ है तुझे? रोज तो तू कितना बेहतरीन खाना बनाती है, तो फिर आज अचानक से ऐसा खाना तूने क्यों बनाया है? लगता है ये घर के बनाए हुए पनीर के कारण हुआ है। मुझे घर पर ठीक से पनीर बनाना नहीं आता ना, इसीलिए। हे भगवान, अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बहू? बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि तू बाकी का खाना तो कितने अच्छे से बना लेती है, तो फिर ये मामूली सा पनीर बनाना तुझे नहीं आता? कमाल है। अब क्या करूं माँ जी, मेरी माँ ने मुझे घर पर सब सिखाया, लेकिन पनीर बनाने के कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि माँ तो हमेशा बाजार से ही पनीर लाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब से मैं पनीर को छोड़कर बाकी के अलग अलग पदार्थ बनाया करूंगी, तो फिर आप सब भी उसे अच्छे से खा पाओगे। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इस घर में पनीर बनना बंद नहीं हो सकता। अगर तू घर पर ठीक से पनीर नहीं बना सकती तो मैं उसे बनाऊंगी, लेकिन पनीर तो बनकर ही रहेगा। क्या अब सुप्रिया घर पर ही पनीर बनाया करती है और मेघना अब फिर से परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब सुप्रिया बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उसे एक नई डेयरी खुली हुई दिखती है, जिसमें सस्ते दाम में पनीर मिल रहा होता है। और वो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और पनीर लेकर वो घर पहुंच जाती है। इतना सस्ता पनीर, लेकिन कैसे माँ जी? अरे हमारे मोहल्ले में अब एक नई डेयरी खुली है, वहीं से लाया है मैंने, और इसका दाम तो आधे से भी कम है। अरे वाह, अब ना किसी बजट की चिंता और ना ही पनीर बनाने की चिंता। अब तो हम जितने चाहे उतने पदार्थ बना सकते हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेघना का सर दर्द और बढ़ने लगता है और अब से वो उस सस्ते पनीर को इस्तेमाल करके ही घर का सारा खाना बनाया करती है। फिर एक दिन अचानक से पुलकित का पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे भगवान, मेरा तो बहुत पेट दर्द कर रहा है। ये लो, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन बेटा, तुझे इतनी तकलीफ कैसे हो गई? तूने जरूर बाहर का कुछ खाया होगा। हाँ माँ, वो कल मैंने स्टेशन वाले चाइनीज नूडल्स खाए थे और शायद इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया है। हे भगवान, अरे तू क्या जरा पागल हो गया है क्या? घर में बहू कितने अच्छे और ताजे पकवान बनाती है, तो फिर तुझे बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, वो दोस्तों के कहने पर मुझे खाना पड़ा। अब खबरदार, जो आइंदा से बाहर का कुछ खाया तूने तो, समझा कि नहीं? हाँ माँ, समझ गया। लेकिन 2 दिनों के बाद अचानक से सुप्रिया और इंद्रेश का पेट भी खराब हो जाता है और साथ ही रिया और मेघना के पेट में भी हल्का सा दर्द होने लगता है। फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाते हैं। तभी लगता है आप सबने एक साथ कोई ऐसा पदार्थ खाया है जिसके कारण ये सब हुआ है। और पुलकित जी, आपको चाइनीज नूडल्स से नहीं बल्कि उसी पदार्थ के कारण ये तकलीफ हो रही है। लेकिन आजकल में आपने ऐसा कौन सा नया पदार्थ खाया है? नया पदार्थ? लेकिन नया पदार्थ तो हमने वो सस्ता वाला पनीर खरीद कर लाया है, लेकिन हम तो उसे रोजाना खाते हैं। क्या रोजाना खाते हो? लेकिन पनीर को रोजाना खाना कितना गलत है, खासकर आप जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए। अरे पनीर जल्दी से पच नहीं पाता है
और आपने जो पनीर लाया है ना, वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि उसमें मिलावट की गई है। आजकल बाजार में ऐसे काफी मिलावटी पनीर मिलते हैं। बाप रे, मिलावटी पनीर, ऐसा भी होता है क्या? अरे मैं तो आप लोगों को हमेशा कहती थी, लेकिन मुझे तो आप सब ने बेवकूफ समझ के रखा है। अब डॉक्टर के मुंह से ही सुन लीजिए। देखिए, अब से आप सब पनीर को रोजाना मत खाइए। हर 10 या 15 दिन में एक बार तो समझ आता है, लेकिन अगर आपने उसे रोजाना खाया तो आपकी हालत बद से बदतर हो सकती है। डॉक्टर के कहने पर सबकी अकल अब ठिकाने पर आ जाती है और उस दिन के बाद से घर में रोजाना पनीर बनना बंद हो जाता है। मन्नारा की शादी शुभम से होती है। वो जब अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, तभी उसके साथ ट्रक भर के दहेज लेकर आती है और साथ ही उसकी नौकरानी नैना भी होती है। अरे मन्नारा बहू, ये दहेज के सामान के साथ किसे लाई हो तुम? हाँ बहू, कौन है ये? माँ जी, पापा जी, ये नैना है, मेरी पर्सनल नौकरानी। ये सिर्फ मेरे ही काम करेगी। अब ससुराल में आने के बाद ये मायके में क्या करेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर भी इसे लेकर चली आई। हेलो अंकल आंटी जी। हेलो शुभम सर। हेलो। बहू के साथ साथ तुम्हारा भी इस घर में स्वागत है नैना। शुक्रिया अंकल जी। मन्नारा पहले तो अकेली थी, लेकिन शादी होने के बाद में नैना से उसकी और उसके पति की नजदीकियां देखी नहीं जाती। जब जब वो दोनों कहीं बाहर जाती, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते या फिर एक दूसरे के लिए कुछ खरीद कर लाते, तब तब नैना को जलन होने लगती है। मन्नारा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गजरा लाया है। कल हम दोनों सुबह मंदिर जाएंगे, तब तुम ये गजरा लगाना। गजरा लगाने पर तुम्हारी खूबसूरती में और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। हाउ स्वीट शुभम, थैंक यू सो मच मेरे पति देव। मैं कल इसे जरूर लगाऊंगी, तुमने इतने प्यार से जो लाया है। उनकी बातें सुनकर नैना को अब गुस्सा आता है। मन्नारा मैडम जब सिंगल थी, तब मुझे इसकी सुंदरता से जलन थी, लेकिन अब इसकी खुशियों से जलन होने लगी है। इसे इतना अच्छा पति और ससुराल मिला है और एक मैं ही यहाँ पर अटक गई हूँ। काश मेरे पास भी वो सब होता जो मैडम के पास है। फिर एक दिन जब मन्नारा सबको खाना परोसती है, तब उसे चखकर उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मन्नारा बहू, क्या बेहतरीन खाना बनाया है तुमने। आज तो मजा ही आ गया। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। थैंक यू माँ जी। जस्ट माइंड ब्लोइंग मन्नारा। और बहू, इसी बात पर तुम्हें आज शगुन का नेक तो मिलना ही चाहिए। एक मिनट। हाँ। फिर सोमेंद्र अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और वो मन्नारा के हाथ में थमाने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले नैना अपना हाथ आगे करती है। अंकल जी, ये नेक मेरा है। क्या? अरे नैना, बोरा वोरा गई है क्या तू? नहीं माँ जी, ये सही कह रही है। इस नेक का हक तो इसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा खाना इसी ने बनाया है। मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्या? अरे वाह नैना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा खाना बनाने का मन किया, इसीलिए मैंने बना दिया। बहुत खूब नैना। और ये लो तुम्हारा नेक। और मन्नारा बहू, कुछ सीखो नैना से। वैसे तुम्हारा खाना इतना बुरा भी नहीं होता, पर नैना का खाना तो एकदम बढ़िया है। नैना की तारीफें सुनकर मन्नारा थोड़ी सी नाखुश हो जाती है। वहीं नैना को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब मैं इसकी पर्सनल नौकरानी हूँ, यानी एक किस्म से छोटी बहन ही हूँ ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं शुभम की साली हुई, और साली तो आधी घरवाली होती है। अब देखना मन्नारा, कैसे मैं तेरा सब कुछ लूट कर सबको तुझसे दूर लेकर जाऊंगी, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर अटक ही चुकी हूँ, तब मैं इस परिवार को और शुभम को तो अपना बना कर ही रहूंगी। फिर एक रोज नैना देखती है कि शुभम मन्नारा के लिए मूवी टिकट्स बुक कर रहा है। चलो ग्रेट,
मैंने मूवी की टिकट्स तो बुक करके रख दी है। अब शाम को मैं और मन्नारा हम दोनों मजे से जाएंगे मूवी डेट पर। वो तो अभी काम में बिजी होगी ना, तो उसे बाद में ही बताऊंगा मैं। उसे सरप्राइज भी मिलेगा। अच्छा, तो आज शुभम मन्नारा को मूवी डेट पर जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस नैना नाम की काली बिल्ली के होते हुए तुम दोनों एक साथ कैसे जा पाओगे थिएटर में? मैं तो कुछ ऐसा कांड करूंगी जिसके चलते शुभम और मन्नारा दोनों एक साथ मूवी पर जा ही नहीं पाएंगे। फिर नैना तुरंत मन्नारा की शाम की पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक करती है और उसे जाकर ये बताती है, मैडम, मैंने आज शाम को आपकी 4:30 बजे पार्लर की अपॉइंटमेंट बुक की है। अरे, लेकिन वो तो 2 दिन बाद होने वाली थी ना, और अगर शाम को मुझे घर पर कोई काम रहा तो? नहीं मैडम, आज शाम को आपको कोई काम नहीं है। अंकल जी और आंटी जी का व्रत है, जो वो दोनों कल ही तोड़ेंगे, और आपके और सर के लिए मैंने खाना बना दिया है। और पार्लर में 2 दिनों बाद बहुत रश होगा, क्योंकि तभी पार्लर की 2nd एनिवर्सरी के चलते डिस्काउंट होगा। इसीलिए आप अपना काम आज ही निपटा लो। ठीक है नैना, और सही किया तुमने जो मेरी आज की अपॉइंटमेंट बुक कर दी। फिर मन्नारा शाम में पार्लर चली जाती है, और जब शुभम को पता चलता है कि मन्नारा घर पर नहीं है, तभी, अरे नैना, तुमने मन्नारा को कहीं देखा है क्या? कहाँ गई है वो? अरे सर, मैडम तो पार्लर गई है। उन्होंने आज पार्लर की अपॉइंटमेंट ली थी ना, इसीलिए अभी तो उन्हें आने में रात हो जाएगी। 4 से 5 घंटे लगते हैं उन्हें पार्लर में। क्या? 4 से 5 घंटे? ओह गॉड, क्या हुआ शुभम बेटा? अरे माँ, मैंने सोचा था कि मन्नारा को मूवी डेट पर लेकर जाऊंगा, उसे सरप्राइज भी मिलेगा, लेकिन वो तो घर पर है ही नहीं, और मैंने तो मूवी की टिकट्स भी बुक कर दी है। हे भगवान, तो तू अब एक काम कर, नैना को लेकर जा। मैं और तेरे पापा अब मंदिर जाने वाले हैं। बेचारी नैना भी घर में अकेली ही रहती है, इसे भी तो बाहर घूमने फिरने का मन करता होगा ना। जा बेटा, इसे ही लेकर जा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? माँ बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मैंने मूवी की टिकट्स तो ऑलरेडी बुक कर दी है, तो पैसे वेस्ट क्यों करना है? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन साहब, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? हाँ तो उसमें क्या हुआ नैना? चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ। फिर शुभम और चित्रा के कहने पर नैना उसके साथ मूवी देखने चली जाती है, और उसके बाद वो दोनों खूब घूमते हैं। शुभम के साथ मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मन्नारा की जगह लेकर आज तो मुझे बहुत मस्त फील हो रहा है। अच्छी चाल चली मैंने। अब जब मन्नारा को पता चलेगा कि मैं और शुभम थिएटर गए थे, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर जब मन्नारा घर वापस लौटती है, तभी वो नैना और शुभम को एक साथ घर लौटते हुए देखती है, और उन दोनों को साथ देखकर वो हैरान रह जाती है, और उसे बहुत बुरा लगता है। ये नैना और शुभम, ये दोनों एक साथ कहाँ पर गए थे? अरे बहू, मैंने ही इन दोनों को साथ भेजा था। अब तुम तो पार्लर चली गई थी ना, और शुभम ने तो मूवी की टिकट्स भी खरीदी थी, इसीलिए वो टिकट्स वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए मैंने नैना को उसके साथ भेज दिया। अरे लेकिन नैना को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? वो अपने किसी दोस्त को भी लेकर जा सकता था ना। माफ करना मैडम, लेकिन मुझे तो सर और आंटी जी ने कहा था जाने के लिए। मैं घर पर खाली ही बैठी थी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नारा अब देखती है कि दिन ब दिन नैना और शुभम की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। फिर एक दिन जब शुभम अपना टिफिन घर पर भूलकर जाता है, तभी नैना उसे टिफिन देने ऑफिस चली जाती है। थैंक यू सो मच नैना,
तुम मुझे टिफिन देने यहाँ ऑफिस तक चली आई, वो भी इतनी तपती धूप में। यू आर वेलकम शुभम सर। अरे लेकिन तुम क्यों आई? मन्नारा को भेज देती ना। माफ कीजिए सर, मैं इसे बिना बताए ही चली आई। मैडम तो सो रही थी ना, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वंस अगेन थैंक यू। जी सर, चलती हूँ मैं। फिर नैना वहां से चली जाती है और बाद में फोन पर, क्या यार मन्नारा, टिफिन लेकर ऑफिस में तुम्हें आना चाहिए था, तो वहां पर नैना आ गई। वैसे नैना अच्छी लड़की है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अरे बस करो शुभम, और नैना के गुणगान मत गाओ। और हाँ, उससे बातचीत भी कम किया करो, क्योंकि तुम जब किसी और लड़की के साथ बात करते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन मन्नारा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है शुभम कि मैं तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ क्लोज नहीं देख पाती। सो प्लीज तुम उस नैना से दूर ही रहो। जितना ज्यादा तुम उसके साथ फ्रेंडली बनोगे उतनी ही ज्यादा वो तुमसे क्लोज होती जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा आप कहो बीबी साहिबा। मन्नारा को उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नैना के पास जाकर उसे भी वो खूब सुनाती है। कान खोलकर सुन लो नैना, आज से तुम शुभम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगी। तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो तो वही बनकर रहो। सिर्फ मेरे काम करो, दूसरों के काम करने के लिए मैं हूँ। तुम्हारी वहां पर कोई जगह नहीं है। पर मैडम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप तो सो रही थी ना, इसीलिए मैंने आपका काम कर दिया। लेकिन उस सब की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जो काम मैं तुम्हें बताऊंगी अब से तुम वही करोगी। खुद का दिमाग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और आगे से वैसी कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है मैडम। मन्नारा की बातें सुनकर नैना का भी माथा फिर जाता है। ये खुद को आखिर क्या समझती है? बस बहुत हो गई ये चालें। अब मैं सीधा वार करूंगी, और ऐसा वार कि सब कुछ आर पार हो जाएगा। जो मुझे नहीं करना चाहिए वही करूंगी मैं अब तू देख मन्नारा, कैसे मैं तेरा घर तोड़ती हूँ। फिर एक रात जब घर वाले पड़ोस की किसी बर्थडे पार्टी में गए होते हैं, तभी नैना मौका देखते ही ऑफिस से आए शुभम को एक जूस पिलाती है। सर जी, ये जूस पीजिए, बहुत गर्मी है ना, इसीलिए इस ठंडे ठंडे जूस को पीकर आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच नैना। लेकिन बाकी घर वाले कहाँ पर है? कब तक आएंगे वो? पता नहीं सर, पर जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि अंकल जी और आंटी जी की दवाइयों का टाइम भी हो गया है। अच्छा ठीक है। फिर उस जूस को पीकर अचानक से शुभम का सर चकराने लगता है, और तभी नैना उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ सोकर फोटोज क्लिक करती है। फिर बाद में जब मन्नारा, चित्रा और सोमेंद्र घर आते हैं, तभी हे भगवान, ये सोहम तो सो भी गया, शायद थक गया होगा बेटे। अरे नैना, शुभम ने खाना तो खाया ना? हाँ अंकल जी, सर को बहुत भूख लगी थी तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। चलो अच्छा है। लेकिन अगली सुबह अचानक से मन्नारा के फोन पर नैना वो फोटोज भेज देती है, जिन्हें देखकर मन्नारा गुस्से से लाल हो जाती है और वो नैना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे नालायक बेशरम औरत, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे पति के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? शी नैना, अरे इससे पहले कि मैं तेरे बाल नोच कर तेरा बुरा हाल कर दूं, अभी के अभी दफा हो जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे नहीं मैडम, माफ कर दो मुझे, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे बस करो अपना ये नाटक और निकल जाओ यहाँ से,
मन्नारा और बाकी घर वाले नैना की माफी स्वीकार नहीं करते और उसे उस घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद मन्नारा अपने पति और सास ससुर के साथ खुशहाल जीवन जीती है।